हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो कंप्लीट जो एक आपका पीजीटी कॉमर्स का जो कंप्लीट पैकेज होता है ना, जो कंप्लीट बिल्कुल होल सोल पूरा सिलेबस जो होता है, उससे रिलेटेड ही लगभग ये जो टॉपिक्स हैं वो मिक्सअप करके लिए गए हैं, ताकि आपके जितने भी पीजीटी कॉमर्स को लेकर के एग्ज़ाम्स बनते हैं उन सभी में ये आपका पूरी तरह से आपकी हेल्प करे, आपके एकेडमिक को इम्प्रूव करने में, आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने में, आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में, और साथ साथ में एक स्किल डेवलप करने के लिए, जहाँ पर आप जो एमसीक्यू करें एग्ज़ाम टाइम में वो आपका गलत ना हो। जैसा कि हमारी सीरीज़ जो है वो चल रही है, ये 11वां पार्ट आज हम लोग इसका कर रहे हैं, और 5 और 6 में आप लोगों के एग्ज़ाम भी हैं, एमपी वर्ग 1 और एसटेट का। और पीछे कुछ जो सीरीज़ हैं, मैंने लगभग काफ़ी सारे एमसीक्यू वीडियोस जो हैं वो मैंने डाले हुए हैं, है ना। और आपको जो है वीडियो के लास्ट में वो उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा, बाकी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो मुझे पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने ना इन्हें बहुत अच्छे से डिटेल्ड में किया है, समझा है और समझ करके करा है, तो कहीं ना कहीं आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं, जो बहुत एडवांस्ड होती हैं, है ना, जो बहुत एडवांस होती हैं वो भी हमने यहाँ पर की हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेसिक टू एडवांस हमने लगभग सभी कुछ इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और आप अपना रिजल्ट क्या कर सकें, बना सकें। मेन मोटिव यही है कि कैसे हम जो है रिजल्ट को बना सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना ये वाली बात? तो मेन चीज़ यही है कि कैसे हम अपना रिजल्ट बना सकते हैं। तो मेन रिजल्ट हमें बनाना है, बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर, वो एक बार पीछे के वीडियोस ज़रूर देख लें, और जो दूसरा आपका प्लेलिस्ट है वो भी आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको कंटेंट को समझने में और क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। ठीक है, बाकी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। देखने में आ रहा है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब शेयर्स नहीं हो पा रहा है, शेयर्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ करके इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ तो बोलता नहीं, बस खाली एक शेयर के लिए बोल दूँ। तो शेयर और सब्सक्राइब, बस ये 2 चीज़ें कर दीजिए, है ना। बाकी चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। एक राजनीतिक दल द्वारा आयोजित घर की संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, पूरी तरह से कर योग्य है, आंशिक रूप से कर योग्य है, वार्षिक मूल्य के 50% की छूट की अनुमति है, या पूरी तरह से छूट है? बताइए। पॉलिटिकल पार्टी का जो घर होता है, हाउस प्रॉपर्टी होल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, क्या होगा बताइए इसका करेक्ट आंसर। आंसर देखिए, मैं एक चीज़ और ये आपसे बताता हूँ कि जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, है ना, तो जैसे अभी यही वाला क्वेश्चन था, तो आप ना पहले ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। फुल्ली टैक्सेबल है, पार्टी टैक्सेबल है, एग्जम्पशंस अलाउड 50% टू द एनुअल वैल्यू है, या फुल्ली एग्जम्प्टेड है। अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी है, हाउस प्रॉपर्टी होल्ड है, तो अगर हम सेक्शन 13A, सेक्शन 13A में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है ना, सेक्शन 13A, तो ये क्या है, हमारी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कर प्रबंधन किया जाता है, टैक्स मैनेजमेंट इज डन, कर नियोजन से पहले, कर नियोजन के बाद, कर योजना का मध्य या कभी नहीं। भाई कर प्रबंधन किया तो जाता है, ये तो बात सही है, मिडिल में कभी नहीं करेंगे, या तो पहले करेंगे या बाद में करेंगे।
अब हमें टैक्स को मैनेज करना है, टैक्स मैनेजमेंट करना है, लेकिन टैक्स मैनेजमेंट हम करेंगे कैसे, कब, कर नियोजन से पहले, बिफोर टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग से पहले हम टैक्स मैनेजमेंट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, कर डैश मान्य नहीं है, टैक्स डैश इज नॉट वैलिड, टैक्स एविएशन, क्या नहीं है, टैक्स एविएशन, तो टैक्स एविएशन इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है भाई। आप कल्पना करना, भाई टैक्स प्लानिंग वैलिड है ना, अवॉइडेंस वैलिड है, मैनेजमेंट वैलिड है, लेकिन अगर आप एविएशन मतलब एक तरह से कल्पना करना, तो आप कल्पना के आधार पर जो है टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित शब्दावली के अनुसार जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे कहा जाता है, और जिसमें आय कर योग्य है उसे कहा जाता है। As per terminologies defined by the Income Tax Act, the year in which income is earned is called, and in which the income is taxable is called। तो जिसमें अर्न की जाती है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जहां पर टैक्सेबल होता है वो क्या हो जाता है, हमारा असेसमेंट ईयर। तो जहां पर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर आपको दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, एक सामान्य निवासी वह है जो निम्नानुसार है, अन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हु फॉलोज, दोनों बुनियादी और अतिरिक्त शर्तें, केवल बुनियादी शर्तें, केवल अतिरिक्त शर्तें, या इनमें से कोई नहीं। ऑर्डिनरी जो एक सामान्य निवासी वह है जो बेसिक और एडिशनल दोनों ही कंडीशन को क्या करता है, पूरा करता है, तो ए जो है इसका वो सही आंसर चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में आयकर अधिनियम किस तारीख को लागू किया गया, इन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया, 1 अप्रैल 1960, 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962 या 1 जुलाई 1962, बताइए। तो इन्फोर्स जो हुआ था वो 1962 को हुआ था, बाकी जो एक्ट आया था वो 1961 में आया था। क्लियर है। नेक्स्ट, डीटीसी किससे संबंधित है, डीटीसी इज रिलेटेड टू कर, कृषि, कागज, बैंक। डीटीसी क्या है बताइए, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बता दीजिए। डायरेक्ट टैक्स कोड, तो टैक्स है तो किससे संबंधित होगा, टैक्स से ही संबंधित होगा। नेक्स्ट, कृषि आय को आयकर अधिनियम 1961 की निम्न धाराओं में से किसके तहत आयकर से छूट दी गई है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, 21A, 10(1), 10(2), 10(4), बताइए। बताइए, करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा 10(2), सॉरी 10(1), गलत कर दिया, 10(1), ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था, इनकम टैक्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, किसके द्वारा लगाया गया था, लूकास पैसियोली, न्यूटन, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा ही टैक्स लगाया गया था, बहुत सीधा सीधा सा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम की किस धारा में करदाता को परिभाषित किया गया है, इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स पेयर इज डिफाइंड, 224, 27, 245 या 29, बताइए। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो 27 जाएगा। देखिए, एक आध क्वेश्चन यहां से बन सकता है सेक्शंस वगैरह से, तो ये ध्यान में रखें। उपकर क्या है, सेस इज अ, अच्छा मुझे सेस का फुल फॉर्म जरा वो करो, एक सेकंड रुकना।
सेस का फुल फॉर्म कमेंट करो जरा, देखें आता है क्या नहीं आता। तो सेस क्या है? सरचार्ज ऑन एनी टैक्स, किसी भी कर पर अधिभार। लग्जरी वस्तुओं पर एक अतिरिक्त कर। राजस्व प्राप्त करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सेस क्या है? सेस सेस ऑन इनकम टैक्स पर लगाया जाता है। बताइए क्या है ये सेस? तो ये सरचार्ज है। क्या है? सरचार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर या विशिष्ट कर? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स? बताइए कौन सा सही है? डायरेक्ट टैक्स, उसमें भी कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, नेक्स्ट। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आय है? अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम? पशु उद्योग से आय एग्रीकल्चर आय है? नहीं। कुक्कुट पालन से, कुक्कुट मतलब जो पोल्ट्री फार्मिंग्स होती है। चरगाह से आय या क्रय से प्राप्त आय? कृषि आय कौन सी है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट। तो ये क्या है? आपकी कृषि आय है। नेक्स्ट, यहां पर कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन सी एग्जेम्प्ट फ्री है या कौन सी टैक्सेबल नहीं है। भूमि की बिक्री से होने वाली आय कितनी है? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड इज गैर कृषि आय, लागत आय, व्यय आय है, इनमें से कोई नहीं। तो लैंड, अगर आप जमीन बेच रहे हो तो वो कृषि आय थोड़ी होगी, वो तो नॉन कृषि आय होगी, नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि आय। देखिए क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से, है ना। बस क्या होगा कि उनका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब उनका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा या उनका ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इस तरह से, क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे ही रहते हैं, कहीं चेंज होता है। कर का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है और इसे क्या कहा जाता है? हु इज लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड? करदाता, खरीदार, कर प्राधिकरण। भाई एसएससी कहा जाएगा। कर देने वाले व्यक्ति को करदाता ही तो कहते हैं। नेक्स्ट, रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों को कम से कम कितने दिनों तक भारत में रहना होगा? 182, है ना। एन इंडियन सिटीजन हु गोज अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, शैल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज टू बी रेजिडेंट? भारत का नागरिक होने के लिए कितने दिन रहना पड़ेगा? 182, 90, 60 या 180? कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं में ही होता है, 182 और 180। तो 182 है। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड कोर। सिंपल सोबर बेसिक नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो है आपको वो देखने को मिलने वाले हैं। घर की संपत्ति से आय के लिए कर का आधार क्या है? द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज? प्राप्त किराया, वार्षिक मूल्य, मानक किराया, नगर पालिका मूल्य? बताइए। हाउस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य। क्लियर है? बस एक चीज का ध्यान रखना कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वो एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, आयकर कानून में आय के प्रमुख की सही श्रृंखला क्या है? करेक्ट सीरीज ऑफ हेड ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स लॉ? बताइए। वेतन, पूंजीगत लाभ और घर की संपत्ति, घर की संपत्ति, वेतन, पूंजीगत लाभ, वेतन, घर की संपत्ति, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ, व्यापार या अन्य स्रोत। सीरीज ऑफ हेड ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स लॉ। इसके लिए थोड़ा सा समय ले लो, समझो, देखते हैं कितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
सबसे पहले क्या आएगा, अगर आपको सीक्वेंस पता है तो सबसे पहले आता है सैलरी, फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी, क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है कैपिटल गेन्स, क्या आता है, कैपिटल गेन्स, फिर आता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और फिर लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो बताइए, सैलरी, यहाँ तो कैपिटल गेन आ गया तो कट गया, सैलरी एक ये रहा, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी नहीं जी, हाउस प्रॉपर्टी तो ये वाला सही जा रहा है ना, क्लियर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी किससे आय के मद में कर योग्य है। ग्रेच्युटी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम किराया, घर की संपत्ति, वेतन या पेशा, सैलरी। ग्रेच्युटी का मतलब होता है सैलरी, सैलरी का ही तो पार्ट है ये हमारी, इसका पार्ट है हमारी, सैलरी का ही पार्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट, व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली मशीनरी की बिक्री से होने वाली आय को निम्नानुसार माना जाता है। द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज, व्यवसाय और पेशे से आय, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, दीर्घकालिक लाभ या अन्य स्रोतों से आय। सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस, जो आपने सेल ऑफ मशीनरी की है वो क्या, आपका कैपिटल गेन है। अब आप उसका यूज क्या कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, तो जब आप उसका यूज बिजनेस में करोगे तो क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में एक नियोजित व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं। Which among the following are necessary document to file income tax return for an employed person in India? अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको भी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू विल बिकम द टैक्सेबल पर्सन। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म नंबर 6 इशूड बाय द एम्प्लॉयर। बताइए, आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो 2 और 3 अगर कहीं पर दिख रहे हैं तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर बन जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारी जो कि आप बनने वाले हैं, है ना, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो क्या है, सिलेक्शन तो लेकर के ही रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे जी, बिल्कुल। सरकारी कर्मचारी डैश की कटौती का दावा कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 5,000 रुपये वेतन का 1/5वां हिस्सा, 5,000 रुपया वेतन का 1/5वां हिस्सा जो भी कम है पूरी तरह से कर योग्य है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं ये, ऑफ फॉर एंटरटेनमेंट, बताइए, मनोरंजन के लिए। तो 5,000 और 1/5 ऑफ सैलरी दोनों में से जो भी कम है, क्लियर। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम की धारा डैश के तहत सकल कुल आय से कुछ दान कटौती योग्य है। जब भी आपकी जो है किसकी बात आएगी, डोनेशन की बात आएगी, तो आपका ATG आ जाएगा। जब भी डोनेशन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, ATG, जी डोनेशन दी, ठीक है ना, डोनेशन देने की बात कहां से आएगी, ATG। नेक्स्ट, किसी भी क्रिप्टो संपत्ति की बिक्री, स्वैप या खर्च से लाभ पर डैश की दर से कर लगाया जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल, स्वैप और स्पेंड ऑफ एनी क्रिप्टो एसेट्स आर फिक्स्ड एट और टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ। आप लोग भी अगर क्रिप्टो करते हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन से बहुत सारे लोग करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिसेंट लास्ट ईयर उस पर टैक्स लगाया था जी, कितना लगाया था जी,
20%, 30%, 33%, 12%। बताइए तो कितना टैक्स लगा था? इसका कमेंट में आंसर करोगे कि ऐसी मैं ही बताऊं कितना लगाया गया था? सो द आंसर विल बी 30%। ठीक, नेक्स्ट, आयकर अधिनियम की किस धारा में कर मुक्त आय का उल्लेख किया गया है? टैक्स फ्री इनकम आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? धारा 80, 88, 10 या 2? बताइए। धारा 10 सेक्शन 10, 80 मत कर देना। नेक्स्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा आयकर की राशि में वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर द्वारा आयकर और अधिभार की राशि में वृद्धि की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन। नहीं भाई, हमें इनकम टैक्स जो है ना, मतलब आयकर की जो राशि है उसमें वृद्धि नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, उनके सरचार्ज में वृद्धि करनी है। तो इस सेकंड वाला जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्लियर है? तो यही वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट, अतिरिक्त धन वापसी पर ब्याज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस डिमांड? ब्याज दर प्रतिमाह 1% है, ब्याज दर प्रतिमाह 0.5% है, ब्याज दर प्रतिमाह 1.5% है, या ब्याज दर प्रतिमाह 0.25% है? बताइए। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड, एक्सेस रिफंड पर 0.5%। कितना है? 0.5%। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निवेश या भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960? देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कहीं लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनेगा, या तो है या नहीं है। इसमें कहीं आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉपर क्वेश्चन है। अब जैसे यही वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? तो कौन से एलिजिबल नहीं है? स्पाउस के लिए है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एलिजिबल है, ये भी, लेकिन सिस्टर वाला एलिजिबल नहीं है। ये लो, जब भी बहन की बात आएगी तो एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, किन व्यावसायिक नुकसानों की अनुमति है? विच बिजनेस लॉसेज आर अलाउड? डकैतों के कारण होने वाली हानि, वेतन, मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉस ड्यू टू डकैट्स, है ना। इस सैलरी से होने वाली हानि क्या है? लॉस है बिजनेस के लिए। सॉरी, एक मिनट, क्यों ना व्यावसायिक नुकसान, अच्छा व्यावसायिक नुकसान, ठीक है, वेतन में और मजदूरी में तो नुकसान नहीं होगा ना, वो है। लेकिन अगर डकैतों के द्वारा कोई हानि हो रही है तो वो नुकसान है फर्म के लिए, ये सही है, ये सही है ना। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त दैनिक भत्ते को छूट दी जाएगी? अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डेली अलाउंसेज रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी एग्जम्प्टेड? 10-17 सीधा आंसर है इसका। पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो फिर याद कर लेना, ठीक। अब इसमें तो ये भी लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय कितनी होगी? सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिज और हर टोटल इनकम एक्सीड्स 2। सरचार्ज तभी दिया जाएगा जब उसकी आय कितनी होगी? 7,50,000, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़? 1 करोड़ ये ना, 3 2 5 2 7, हाँ ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा? तो 10% का अधिभार तब लगाया जाता है जब व्यक्ति की आय 50 लाख या उससे अधिक हो। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट है, ज्यादा नहीं है आज क्वेश्चंस। आकस्मिक आय शब्द में शामिल नहीं है। लॉटरी से जीतना, जुआ से जीतना, शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत लाभ, सड़क पर पड़े धन की प्राप्ति। आकस्मिक आय
आकस्मिक आय में कभी भी कैपिटल गेन शामिल नहीं होते हैं, और वो भी जो शेयर्स को बेचने के बाद कमाए गए हो। ये भी हमारा क्या है, आकस्मिक आय है, ये भी आकस्मिक आय है, और ये भी आकस्मिक आय है, लेकिन ये नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, जीएसटी के तहत चालान में कितने प्रकार के कर लगाए जा सकते हैं? 3 तरह के बेसिकली जो है वो कर लगाए जाते हैं। देखिए टैक्स में क्या है कि जितना जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर के आए गए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपका जो मतलब टैक्स जो भी जितने भी क्वेश्चन है आपके, यहाँ से आपको काफ़ी हद तक लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, उनको ये सब करना आसान है। लेकिन जो भी नए आए हैं, तो आपको डेप्थ में अगर आपने कंटेंट किया है तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, लेकिन अगर आपने कंटेंट नहीं किया है तो मेरे हिसाब से उन भी बच्चों के लिए ये मोर देन इनफ है। हाँ, तो इनको अच्छे से करें। जीएसटी, इनकम टैक्स, डिडक्शंस, ATG और ATU के अंदर जो आती है हमारी, ठीक है, और बाकी एग्रीकल्चर इनकम हो गया, इन सब से रिलेटेड ना क्वेश्चंस देख करके जाएं, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, कोई भी परेशानी लगती है, तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर है ये वाली बात? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम है निकट ही, आज तो 3 तारीख हो गई है और 2 दिन की बात है। और MP टेट वालों के लिए, जो MP वर्ग 1 है, उनके लिए तो 1 ही दिन की बात है, कल और है, ठीक है। बाकी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक। और अपना कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सअप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि क्वेरीज हैं कहीं पर तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, एक बार कमेंट करके बताइए ज़रा मेरे को, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगता है कि बनेंगे और देखने को मिलेंगे भी, है ना, ठीक है। और तो बस बाकी तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ चीज़ें। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।